नमस्कार, अ वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स। एक नए दिन की शुरुआत, एक सुबह की शुरुआत हो चुकी है। हमारे नए कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और इस कार्यक्रम में रंग भरने के लिए मैं स्मिता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दोस्तों, आज की भाग दौड़ की व्यस्त ज़िंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं, कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब इससे आगे कुछ नहीं, हार मान लेते हैं और लगता है ज़िंदगी वहीं थम सी गई है। लेकिन ऐसे वक्त में कई बार महान विचारकों के विचार, उनकी कही बातें, उनकी लिखी पंक्तियाँ हमारे जीवन में नए मोड़ लाती हैं और हमें फिर से अपने कार्य को नए तरीके से, नए जोश के साथ करने में हमारी मदद करती है और फिर से हम उठ खड़े होते हैं अपने भविष्य की ओर, अपने कार्य की ओर और अपने उस मुकाम की ओर और सफल भी होते हैं। जी हाँ, ये बातें इसलिए क्योंकि हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो होता है अनमोल वचन। तो देखते हैं क्या खास है आज हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन में। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। आज जो दौर है, आज जो वक्त है, जब हम अपने आसपास, अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की मदद नहीं कर पाते, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते और उनके दुख दर्द को नहीं बांट पाते, वैसे में ही हमारी जो खास मेहमान है वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि दूसरे की भावनाओं को ही नहीं, केवल इंसान की भावनाओं को ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जीव जंतुओं की भावनाओं को भी समझती हैं, उनके दर्द को बांटती हैं, उनकी भूख को मिटाती हैं। जी हाँ, हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मधु श्रीवास्तव, जो पेशे से वकील हैं लेकिन वो मन और कार्य से एक समाज सेवी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान मधु श्रीवास्तव जी का। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधु जी के बारे में कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें साहित्य और खेल तथा कला में काफ़ी रुचि थी। लेकिन इसके साथ ही साथ वकील के साथ साथ वो जैसे जैसे अपने उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ती गई, वे उन बेजुबान जीव जंतुओं के लिए भी कार्य करने लगी जिनकी भावनाओं को लोग नहीं समझ पाते, जिनकी भाषाओं को लोग नहीं समझ पाते। मधु जी, आप पेशे से वकील हैं, साथ ही साथ समाज सेवी हैं। अगर आपके बारे में बात करें, आपके बचपन की बात करें, स्कूल के दिनों की, कॉलेज के दिनों की, घर के माहौल की अगर बात करते हैं तो आपका बचपन कैसा बीता है? मेरा बचपन बहुत ही खुशनुमा था, क्योंकि मैं अपने 4 भाई बहनों के बीच में थी और मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा बाहर में पापा के साथ लगी रहती थी। तो मैं पापा और दादा दादी के तो दुलारी थी ही और पापा के बहुत खास थे, क्योंकि मुझे उस समय घर में ज़्यादा मन नहीं लगता था, बाहर में ज़्यादा मन लगता था कि खेलना कूदना। पापा को लगता था पापा जो जो काम करते वो सारा काम हम करें। तो इस प्रकार से बचपन से ही मुझे बाहर के काम में लड़कों जैसा खेलना कूदना, उन लोगों के जैसा एक्टिविटी करना बहुत मज़ा आता था। तो पापा शुरू से ही कहते थे कि ये कुछ करेगी, मतलब इसमें ऐसा गुण है कि माँ गुस्सा होती थी उस समय कि ये लड़की जैसा घर में नहीं रहती है, हर समय बाहर घूमती है, उन लोगों के साथ खेलती है। तो वो ज़्यादा आनंद आता था। तो जो पापा बोलते तो दौड़ के कर लेते थे और घर में मेरा मन नहीं लगता था। तो वो मेरा बहुत खुशनुमा वातावरण था और पापा भी मेरे पे इतना बिलीव करते थे कि उसमें मेरा भाई सबसे छोटा था, तो हम ही मतलब घर में लड़के के जैसा ही काम करते थे। तो पापा को लगता था ये मेरा बेटा है। तो बाद तक वो पापा हमको अपना बेटा ही जैसा मानते थे और वैसे ही मुझसे सारा काम भी लेते थे और मैं भी पापा के साथ लग के ऐसे ही उनके हेल्प करती थी, उनकी सहायता करती थी, मतलब सब कुछ। तो बचपन में ही आपने ऐसा कुछ आपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे वकील बनना है, या अपने करियर के लिए, अपने पेशे के लिए कुछ और चुनाव करके रखा था? मैं पहले बहुत सॉफ्ट थी, मैं ऐसे ही सबका काम करती थी, बहुत मतलब सॉफ्ट रहती थी, सीधी थी, बहुत सीधी थी। कोई कुछ बोल भी देता था तो रो के शांत हो जाती थी। लेकिन संजोग ऐसा हुआ, लाइफ में कुछ ऐसा उलट पुलट हुआ कि फिर मेरी जब शादी हो गई और सक्सेसफुल नहीं हुआ, तब मैंने वकालत किया और उस समय मेरे मन में आया कि मैं वकालत करके वैसी हर महिलाओं के आंसू पोंछूंगी जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो।
क्योंकि मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा अपने लाइफ में, और उसमें मेरे पास एक मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी भी थी, तो उसको भी पालन पोषण करना था, तो उसके लिए भी मेरे सोचना था कि क्या काम करें, कैसे जीना है। तो मेरे पापा का उसमें बहुत सपोर्ट था, और पापा मेरे इतना सपोर्ट किए। फिर बाद में मैंने पढ़ाई की, लॉ की, और मैं लॉ के प्रोफेशन में बहुत पसंद से आई कि मैं सब वैसी सारी लाचार बेबस महिलाओं का केस देखूंगी और हर महिलाओं के ओंठ पे मुस्कुराहट देखना चाहूँगी, और अभी तक मेरा ध्येय वही है। और इसलिए मैंने लॉ किया और लॉ के प्रोफेशन में आई। और आज मैं जब किसी औरतों को, किसी महिला जो मेरे पास आती है, कोई लड़की आती है जिसके साथ कुछ हादसा होता है, और जब मैं उसको मुस्कुराहट देती हूँ, उसको हिम्मत देती हूँ, और फिर वो लोग मेरे से सीखती है जीने का ढंग, तो मुझे बहुत आनंद आता है और बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि वो हर महिला बहुत स्ट्रांग बने जो बहुत रो रही हैं, लाचार है। और मैं हमेशा उन लोग को यही कहती हूँ, जीवन में रोना नहीं है, हमेशा हंसना है। और हम जितना खुश रहेंगे, जितना हंसेंगे, ईश्वर हमको उतना ही खुशी और उतना ही आनंद देते हैं। और अपने लिए जीना क्या जीना, जब तक हम दूसरों को खुशी नहीं बांटे तभी अपने वो आनंद आता है, एक खुशी मिलती है। तो ये मेरा अभी भी उद्देश्य है। और मेरे पास अभी बहुत सारी महिलाएं आती हैं, खास करके जो गरीब है, वो छोटे तबके की है, जिनके पास पैसा नहीं रहता है, जिनको कोई नॉलेज भी नहीं है कानून का। तो जब वो लोग आती हैं दीदी दीदी करके मेरे पास, तो अच्छा लगता है। मेरा सुबह का मतलब 1-2 घंटा इसी में बीतता है आजकल। बिल्कुल, कई बार ज़िंदगी में आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत बनते हैं और कई बार आप दूसरों के लिए बनते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमें देखकर सामने वाला हमसे कुछ सीख रहा है, अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ला रहा है। और जैसा कि आपकी बातों से लगा कि आपकी ज़िंदगी ने एक करवट ली और आप फिर शादी के बाद एक हाउसवाइफ से फिर से एक शिक्षा की ओर आगे बढ़ी। और कहते हैं शिक्षा, अगर महिला के पास शिक्षा है तो फिर आप किसी भी स्थान पर अपना मुकाम हासिल कर सकती हैं। और आपने वकालत की पढ़ाई की, और ये बिल्कुल काफ़ी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि अब जब एक बार आप पढ़ाई छोड़ते हैं और फिर से उसकी शुरुआत करते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आपने एक छोटी बेटी के साथ वकालत की पढ़ाई की और एक मुकाम हासिल किया। कितना संघर्षपूर्ण वो वक्त था, उसके बारे में हमारे दर्शकों ये को बताइए। वाकई बहुत, स्मिता जी, बहुत संघर्ष का टाइम था। और जिसमें मैं अलग हुई उसमें ये सब काम, डिवोर्स या सेपरेशन बहुत कम होता था। समाज में लोग इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। तो उस समय मेरे माँ पापा भी दुखी होते थे, लेकिन मेरे पापा बहुत स्ट्रांग थे, मेरी माँ बहुत स्ट्रांग थी। और वो लोग बोलती है कि एक घटना घटता है, उससे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमेशा आगे देखना है। और मेरा अपना भी सोच है, हम अभी अपनी सारी महिलाओं को यही उद्देश्य देते हैं कि अगर कुछ घटना घट जाता है तो उसको लेके उदास नहीं होना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और जब मैंने कुछ समय पढ़ाई छूट गई थी, या जब पढ़ाई की तो मुश्किल तो आई थी, पढ़ने में मन भी नहीं लगता था, उसमें बहुत मन उदास भी रहता था। लेकिन सबका सहयोग, परिवार का सहयोग जब मिलता है तो बहुत अच्छा फील होता है। और मेरे परिवार का सहयोग रहा कि सब लोग मिलके हमको बहुत हिम्मत दिए, बहुत। तो मैंने पढ़ाई पूरी की, फिर रजिस्ट्रेशन कराया और कोर्ट में मैं वकालत शुरू कर दी। तो वो संघर्ष का तो टाइम होता है, हर महिला को ऐसा एक टाइम आता है जब वो अलग होती है, अकेले होती है, तो बहुत दुखी रहती है, उसमें उसको कुछ भी करने का हिम्मत नहीं होता है। लेकिन उसी समय मैं चाहती हूँ कि उन हर एक महिलाओं को परिवार का, समाज का बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी क्या गलती है, ये तो कुछ हो गया हो गया। तो जब अगर उसमें हिम्मत आएगी तो वो एक अच्छी इंसान बनेगी, जो समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी, समाज के लिए कुछ करेगी। जिस तरह से आज हम अपने परिवार के, समाज के सहयोग से आज हम यहाँ तक पहुँचे, तो ये मैं सारी महिलाओं को भी यही बताती हूँ कि संघर्ष तो होता ही है लाइफ में। अगर संघर्ष ना हो तो खुश होने में मज़ा ही नहीं आता है। तो जब तक अंधेरा नहीं होगा तो रोशनी का मज़ा क्या है। तो अंधेरा और उजाला तो चलता ही रहता है, बस खुश रहना है और उसी में अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते रहना है, क्योंकि भगवान बहुत को बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ नहीं भी देते हैं। और जब अपना दुख कम करना है तो आप बाहर जाकर देखें कि दूसरों का दुख कितना ज़्यादा है। जब हम बाहर जाकर देखते हैं तब पता चलता है, अरे भगवान तो हमको बहुत कुछ दिए है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो ये जब आता है तब हम समझते हैं कि मेरे पास है, बहुत कुछ है। जब मेरा इतना सुंदर
दिमाग है, शरीर है, तो इससे बड़ा उपहार ईश्वर का कुछ नहीं हो सकता है। तो इसको सही उपयोग करना है और बहुत खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। बिल्कुल, जिंदगी एक बार मिली है तो क्यों ना उसे मुस्कुरा कर और खुशी सही बात खुशी है, उसको बर्बाद और नहीं करना है। बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, और दूसरे के साथ भी उस खुशी को बांटते हुए, उनके दुख को कम करते हुए अगर उस जिंदगी को जिया जाए तो फिर उस जिंदगी को सलाम। और मधु जी, आपके जज्बे को तो सलाम है कि आपने इतने उतार चढ़ाव के बाद भी एक सफलता के मुकाम को हासिल किया, और वकालत के साथ साथ आप समाज के लिए भी, समाज में जुड़े उन महिलाओं के लिए जिन्हें की मदद की ज़रूरत है, उनके लिए भी आप अपना वक्त निकालती हैं। आपकी एक संस्था भी है जिस संस्था से आप जुड़ी हैं, और वहाँ से भी आप समाज के लोगों के लिए मदद करती हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं जब काम करने लगी तो सब लोग बोले कि तुम जब ऐसे काम करती हो तो तुम अपना एक संस्था से जुड़ जाओ। तो मैं दूसरे के संस्था में किसी के बंधन में नहीं रहना चाहती थी, तो फिर मैंने अपना एक सिविल सोसाइटी फोरम बनाया, और सिविल सोसाइटी फोरम के तहत मैं वो समाज का मतलब और भी बहुत सारा एनजीओ मेरे सिविल सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। सिविल सोसाइटी जो कि समाज के लिए ही काम करता है, उसके अंदर सब कुछ आता है। तो मैंने सिविल सोसाइटी फोरम का अपना एक संस्था बनाया, उसमें बहुत सी महिलाओं को जोड़ा अपने साथ, और फिर मैंने समाज में जहाँ भी कुछ इनलीगल काम होता है आरटीआई के थ्रू, या कोई गलत ढंग से कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है या कोई सरकार को धोखा दे रहा है, तो मैं इस तरह से वो जानकारी अगर मुझे मिलती है तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ। फिर महिलाओं के लिए काम करती हूँ, फिर दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती हूँ, उन लोग को अपना प्रोफेशन के तहत अपना लीगल एडवाइस देती हूँ, उन लोग को बताती हूँ कि उन लोग को सरकार क्या सुविधा दे रही है, क्या नहीं दे रही है, जहाँ पे उन लोग को दिक्कत होती है उन लोग के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने सिविल सोसाइटी फोरम के तहत सारे मतलब समाज का हर वो काम करती हूँ जो गलत हो उसको सही करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल मधु जी, आप बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रही हैं। साथ ही साथ आपकी अगर बात करें तो आप बेजुबान जानवरों के लिए भी कार्य करती हैं। बेजुबान जानवरों से जुड़ना, उनकी बातों को समझना, उनके दुख को समझना, ये काम बहुत ही मुश्किल है। ये कैसे करती हैं? ये किस प्रकार आपने शुरुआत की इसकी? ये बात सही बोली कि आज के डेट में तो लोग इंसान की नहीं मदद करते हैं। कि तब मैंने समाज सेवा शुरू किया और लोगों की मदद करने लगी तो मुझे बहुत फील होता था कि मैं बचपन से मेरे पापा को देखती थी कि वो बहुत प्यार करते थे सभी को, जीव जंतु को भी, तो शायद वो गुण मेरे अंदर आ गया। और मुझे लगता था कि सड़क पे कभी हम देखें कि कोई गाय को मार दिया, कोई खुला छोड़ देता था वो सांड, गाय, बैल, और उसको वो लोग ढेला पत्थर मारता है, ईंटा मारता है, कुत्ते लोग को तो बहुत बुरी तरह मारते हैं। तो जब मैंने मोहल्ले में देखा कि एक कुत्ते को कोई ऐसे ही सब्जी मंडी में कोई जोर से मार दिया, उसका खून वून निकलने लगा बहुत, तो उस समय मेरे मन में बहुत दुख हुआ कि हम लोग को थोड़ा चोट लगता है तो हम लोग चिल्लाते हैं, 4 आदमी दौड़ता है मदद करने के लिए और उसको कोई नहीं आता है मदद करने के लिए। वो तो दर्द में कड़ा रहा है, तड़प रहा है, कोई गाड़ी ही चढ़ा देता है। तो फिर मेरे मन में वो फीलिंग आया कि पता नहीं भगवान वो कैसा कर्म किया था कि वो इस तरह से जन्म लिया, लेकिन फिर इसको सताए क्यों? एक अपने घर में जो पेट्स रखता है उसको लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो सड़क पे है, जो खुला है, उसको लोग ईंटा पत्थर मारते हैं या उसको खाना भी नहीं देते हैं। उसमें मेरे मन में आया कि वो उसमें भी प्राण है। जैसे कहते हैं कि मंदिर में जाके घंटी बजाओ, पूजा करो तो वो भगवान खुश होते हैं, लेकिन मेरा अपना सोच है कि हम उससे अच्छा है कि जो कहते हैं, हमारे गीता में भी लिखा हुआ है कि हर एक जीव जंतु में, हर एक प्राणी में ईश्वर बसते हैं, तो हम उनकी सेवा क्यों नहीं करें? तो वो ईश्वर की ही सेवा है। तो मेरे मन में आने लगा कि भगवान इसने गलती किया, इसने जन्म लिया इस योनि में, तो लेकिन भगवान आगे इसको कोई कष्ट ना हो, हम अगर इंसान हैं तो हम अपनी इंसानियत दिखाएं। तो हमने उन लोगों का सेवा करना शुरू किया। अब कोई घायल होता है, किसी को चोट लग जाती है, तो फिर मैंने सबको खाना देना शुरू किया। फिर मेरे दरवाजा पे बहुत इकट्ठा होने लगा। फिर मैं सबको टाइम टू टाइम सुई भी दिलवाती हूँ कि किसी को काटे तो कुछ नुकसान नहीं हो, उन लोग को रेबीज वेबीज का सुई दिलवाती हूँ। फिर उन लोग की देखभाल करने लगी, तो कभी कभी अकेले नहीं कर पाती हूँ तो मैं और लोग को बुलाती हूँ अपने संस्था से कि सब लोग मिलके फिर मेरी भी मदद करते। फिर कुछ डॉक्टर भी मेरी हेल्प करते, कुछ दवा वगैरह देते हैं, कुछ अपना दवा लाते हैं, तो उन लोग को हमने देखभाल शुरू किया। अब आज के डेट में मेरे देख के अब मेरे कॉलोनी में भी सब लोग उन लोग को थोड़ा थोड़ा खाना वाना देने लगे, प्यार करने लगे। फिर मैंने सबको बताया कि इसको मारो नहीं, जब वो अपना जाति जो उसका गुण है काटने का वो नहीं छोड़ा है, तो इंसान को भगवान बोले तुम प्यार करो।
तो हम अपना प्यार करने का आदत क्यों भूल जाते हैं, हम क्यों इतने क्रूएल हो जाते हैं कि हम अनाथ बेजुबान लाचार को मारने लगते हैं। और पता नहीं, ये प्राकृतिक में नियम भी है कि जो कमजोर होता है उसको सब सताता है। और मुझे लगता है कि उन लोग को प्यार करना ही सबसे बड़ा पूजा है, उन लोग का सेवा करना ही सबसे बड़ा पूजा है। तो मैं आज के डेट में यही बोलती हूँ, वो जो सब लोग शनि मंदिर में जाके तेल बर्बाद करते हैं या पूजा करते हैं कि शनि देव खुश होंगे, तो मेरा कहना है कि इससे अच्छा है कि हम किसी एक को खाना खिला दें, उसको प्यार करें, उसको इलाज कर दें, तो उससे बड़ा मेरा पूजा कोई नहीं होता। तो अभी मेरा इसलिए ज़्यादा टाइम वही होता है। मैं मानती हूँ, भगवान को बहुत मानती हूँ, किंतु मुझे लगता है कि इन लोग का सेवा करने से ही मेरे भगवान खुश होते हैं। और मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं किसी घायल को उठा के लाती हूँ घर में, उसको केयर करती हूँ। तो अभी मेरे मोहल्ले में सारे लोग जान गए, तो अब छोटे छोटे बच्चे भी, एक बार मुझे बहुत बुखार लगा हुआ था और सड़क पे किसी डॉगी के बच्चे पे कोई गाड़ी चढ़ा दिया था, उसका पैर टूट गया था और वो तड़प रहा था बुरी तरह। फिर बच्चे लोग दौड़ दौड़ के आए मेरे घर में, आंटी आंटी जल्दी चलिए, उसको कुछ हो गया है। फिर हम गए, उसको उठा के लाए, और इसमें मेरे परिवार के लोग भी बहुत सहायता करते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके परिवार के लोगों का साथ सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपने जिस संस्था की बात की मधु जी, उस संस्था में कई बार सड़कों पर लावारिस कुत्ते या लावारिस जानवर, बेजुबान जानवर पड़े होते हैं। उनकी मदद के लिए अगर कोई आगे आना चाहे तो किस प्रकार आपकी संस्था से जुड़ सकता है, आप तक पहुँच सकता है? नहीं, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा एड्रेस है। जैसे अगर किसी को कहीं पे कुछ होता है, अगर हर आदमी अपनी अपनी जगह से उसको हेल्प कर सकता है, कहीं भी ये संस्थाएं उन जानवरों के लिए किस प्रकार कार्य करती है? ये करती है, जैसे कहीं भी कुछ एक्सीडेंट हुआ, किसी को कोई मारा, तो वो जो नंबर हम उपलब्ध कराते हैं उस नंबर पे कॉल करें, फिर वहाँ से कुछ लोग जाते हैं, उसको रेस्क्यू करके लाते हैं, फिर उसका इलाज कराते हैं। और अगर कोई जैसे बहुत इलाज का होता है तो उसमें कभी कभी अपना भी कुछ पैसा देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग संस्था से कहीं ऐसा कोई फंड नहीं आता है, हम लोग अपने ही सब मिलजुल के उसका केयर करते हैं। तो हम लोग ऐसे ऐसे लोग से भी लेते हैं कुछ पैसा, हेल्प लेते हैं उसकी मदद करने के लिए, फिर उसको हम लोग इलाज कराते हैं डॉक्टर से। तो कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग सबको बोलते हैं कि फ़ोन करो, बताओ, और उस समय तक जब तक कोई पहुँचे नहीं उसको थोड़ा देखो, या उसका कोई वीडियो बना लो या उसका CCTV बना लो, क्योंकि जो जब तक कोई प्रूफ नहीं होता तो उस पर कोई केस भी नहीं हो सकता है, कोई हम उसको पनिश नहीं कर सकते हैं जो जानवर को टॉर्चर किया या मारा। तो उसके लिए हमको कोर्ट में कुछ प्रूफ दिखाना पड़ता है। तो कहीं पे CCTV कैमरा हो या वीडियो हो, कुछ ऐसा बना लेने से कि कोई किसी को मार रहा हो या बहुत क्रूएल्टी से मार रहा हो, तो जैसे कभी कभी किसी का डेथ भी हो जाता है मारने में, कोई लोहा के रॉड से मार दिया, सिर में चोट लग गया या पैर तोड़ दिया, तो अगर कोई उसका वीडियो भी बना ले या कोई CCTV कैमरा का फुटेज मिल जाता है तो हम लोग को उस पर कार्रवाई करने में बनता है। और उससे हम लोग बोलते हैं तुरंत, हम लोग को कुछ नंबर है जो हम सबको बताते हैं, देते हैं, तो वो नंबर पे हम लोग बोलते हैं फ़ोन करो, फिर यहाँ से आदमी जाके उसको रेस्क्यू करके उसको रेस्क्यू, जब आप लोग किसी जानवर को जब आप रेस्क्यू करते हैं या उसका इलाज करवाते हैं, उसके बाद उस जानवरों का क्या, वो फिर से सड़क पर उन्हें छोड़ दिया जाता है? क्या उनके लिए कोई ऐसा स्थान है, कोई विशेष स्थान जहाँ पे उन्हें सुरक्षित रखा जाए? बहुत परेशानी होती है, वो सरकार अभी तक ऐसा कोई शेल्टर होम नहीं बनाया है। हम लोग ही छोटा छोटा जगह में थोड़ा थोड़ा रखते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रख पाते ना, तो फिर हमको इलाज करके उसको बाहर ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास रखने का जगह नहीं होता है हम लोग के पास। और सरकार इतना मतलब कानून बन गया है, लेकिन ना किसी को, जैसे डॉग इतना सारा हो जाता है वो भी काटते हैं, तो ना नसबंदी कराती है सरकार। मतलब बहुत सारा कानून बना हुआ है कि उन लोग को नसबंदी करा दो कि ज़्यादा सड़क पे कुत्ता का संख्या ना बढ़े। वो जानवर लोग का इलाज कराने के लिए भी ऐसा है कानून, लेकिन उस तरह से सरकार ऐसा कोई शेल्टर होम बनाती ही नहीं है इन लोग के लिए। तो फिर हम लोग को क्या करना होता है कि इलाज करके फिर उन लोग को या तो पक्षी लोग को उड़ा देते हैं, या जैसे छोटे छोटे जीव जंतु रहता है तो फिर उसको उस जगह पे छोड़ देते हैं ठीक करके, क्योंकि रखने का जगह नहीं है होता है हम लोग के पास। ऐसी कोई प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जो इन जानवरों के लिए शेल्टर होम का कार्य करती हैं या फिर उन्हें सुरक्षित स्थान मुहैया करवाती हैं? हाँ, थोड़ा है, जैसे एक भूरी फाउंडेशन है, वो थोड़ा इस पे अच्छा काम कर रही है, लेकिन उन लोग के पास भी जगह का दिक्कत है, पैसा का तो प्रॉब्लम सबको हो जाता है, तो थोड़ा परेशानी होती है। लेकिन फिर भी अगर हिम्मत है, जज्बात है, तो हम लोग को हेल्प मिल जाता है सभी से, क्योंकि बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहीं राह है। तो कुछ अच्छे लोग की कमी नहीं है,
तो वो लोग मदद करते हैं, फिर हम लोग अपनी मदद करते हैं, फिर मिलजुल के उसका केयर हो जाता है। फिर वेटनरी के डॉक्टर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ी सपोर्ट करते हैं, तो इस तरह से उसका केयर हो जाता है। बिल्कुल, अच्छा। नेक कार्य करने जब आप निकलते हो अकेले तो उसके साथ साथ कई लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और एक कारवां सा तैयार हो जाता है जहां आप सभी मिलकर एक बड़े कार्य को कर सकते हैं और कई लोगों की मदद कर सकते हैं। मधु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके बारे में, जैसा कि मैंने पढ़ा है कि आप कई महिलाएं जो खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, आप उनके लिए भी उनके ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ लड़ती हैं, हाँ। उन्हें न्याय दिलाती हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता होगा कि उनके परिवार वालों का सामना आपको करना पड़ता होगा, उनके द्वारा कई नकारात्मक ऐसी बातें होती होंगी जिनका आपको सामना करना पड़ता होगा, बहुत होता है। वो सारी चीज़ों से कैसे डील करती अरे हैं? कभी कभी तो ऐसा ही हुआ है, जैसे बहुत के साथ अत्याचार भी होता है, बहुत का डाइवोर्स भी कराना पड़ता है, फिर उसकी मैं शादी भी कराती हूँ, तो उस समय कभी कभी बहुत सामना करना पड़ता है उनके गुस्से का। किंतु मैं अपने पापा से एक बहुत नीडर बन गई हूँ, बहुत मतलब ऐसे बन गई कि मुझे अब डर नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जिस दिन ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है, तो दुनिया मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर हम अच्छे काम को करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत हमको कुछ कर नहीं सकती है, ये एक अंदर मन में आ चुका है। तो इसलिए मैं बड़े निडरता से काम करती हूँ और औरतों को भी इतनी निडर बनाती हूँ कि जो मन में आए करो, केवल ऐसा कोई काम ना करो जो दूसरे को तकलीफ दे, बिल्कुल। लेकिन अपने अंदर जो भी तुम्हारी इच्छा है सारे इच्छा को पूरा करो, एकदम निडरता से जियो। तो डरने से तो सब लोग डराएगा, तो डरना हमने सीखा नहीं। डरने में तो बहुत लोग बहुत तरह की धमकी देते हैं, मारने की भी धमकी देते हैं, बहुत करते हैं। हम लोग कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक ऊपर वाले की इच्छा है, आशीर्वाद है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो डरना हमने सीखा नहीं। और जब आप कोई अच्छा करती हैं तो 10 आदमी उसका अपोज करने के लिए होता है। ये समाज में कोई नहीं चाहता है कि कोई लेडी जल्दी आगे सब कुछ करे। सही बात। तो पहले मुझे भी बहुत सामना करना पड़ा, बहुत सबका फालतू बात सुनना पड़ा, लेकिन बस एक ही है कि अपने रास्ते चलो, अपना काम करो, दुनिया का काम ही है बोलना। फिर लेकिन धीरे धीरे सब लोग समझ जाते हैं, फिर धीरे धीरे सब लोग आपको प्यार करने लगते हैं, और आज मुझे भी सब लोग प्यार करने लगे। और बिल्कुल सब लोग मधु जी, इज्जत इसके कर रहे हैं। साथ ही साथ वो बहुत अच्छी बात है कि जिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जो महिलाएं पीड़ित हैं, आप उनके लिए लड़ती हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं है तब तक वो खुद के लिए लड़ नहीं सकती और खुद अकेले नहीं रह सकती। बहुत ज़रूरी है कि वो आत्मनिर्भर हों, उनका एक अपना स्थान हो समाज में। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाती हैं आप ताकि वो नहीं, खुद ये तो के लिए बहुत लड़ जरूरी है, क्योंकि जब तक फाइनेंशियली कोई महिला स्ट्रांग नहीं बिल्कुल। होती है तो बहुत अत्याचार सहती है। बिल्कुल। तो उस तरह से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसको कोई जॉब मिल ही जाता है, किसी न किसी तरह का काम मिल जाता है। और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लायक भी बहुत सारा काम है जो करना चाहे। भूखे तो कोई नहीं मर सकता, अगर जो मेहनत करेगा वो भूखे कभी नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बहुत ठाट बाट का ही जिंदगी जिए, लेकिन इतना अगर मेहनत करे तो वो अपने बच्चों का पालन कर सकती है, अपना जीवन जी सकती है। और आज भी सेपरेशन के बाद इतना कानून बन गया है कि उन लोगों को इतना अमाउंट मिल जाता है कि वो अपना अच्छे ढंग से जीवन जी लेती है। और जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है, जो थोड़ा लेबर तबके का है, तो उन लोग को तो मेहनत करता है, बहुत सारा काम है उन लोग के लिए। पार्लर का काम करो, मेड का काम करो, कोई और भी कुकिंग का काम करो, डांस कराओ, कुछ भी करो, मतलब किसी भी तरह का। आजकल तो इतना काम है कि हर आदमी चाहे तो बहुत काम कर सकता है। काम का कमी नहीं है, बस काम करने का जज्बा होना चाहिए। अगर जो मेहनत नहीं करेगा तो वो तो भूखे मरेगा ही, और जो मेहनत करेगा वो कभी भूखे नहीं मरेगा, वो सम्मान के साथ समाज में जी लेगा, अच्छे से जिंदगी गुजारेगा। बिल्कुल, बस एक चाहत होनी चाहिए कि आपको चाहिए। ये काम करना है और एक अच्छे तरीके से करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी संस्था की हम बात कर रहे हैं कि आपकी संस्था महिलाओं के लिए भी कार्य करती है, दिव्यांगों के लिए काम करती है। तो कई दिव्यांग हैं जिन्हें वो अपने घर से भी पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है, वो बहुत अकेले रह जाते हैं। उनके लिए आपकी संस्था किस प्रकार से कार्य करती है? उनके लिए वैसे मैंने बताया कि मेरा सिविल सोसाइटी में बहुत सारा संस्था जुड़ा हुआ है, मतलब सब लोग का कनेक्शन है। तो हम उनको उस जगह पे पहुंचाते हैं जहाँ पे उनको, जैसे जो बोलना नहीं जानते उनको बोलना, चलना, बात करना सिखाते हैं। फिर उन लोग को ऐसा ट्रेनिंग मिलता है कि वो लोग आत्मनिर्भर बन सके। और फिर उन लोग को बहुत सारे वहाँ पे काम होता है उस संस्था में, जो मेरा समर्पण है उसके थ्रू उन लोग को हम आगे बताते हैं कि
यहाँ पे मतलब सीखना, स्पोर्ट्स करना, जिसको जिस तरह का है, कुछ काम सीखना, जिसको नेट का काम आता है, इंटरनेट का काम आता है, तो वो काम उन लोगों को बताया जाता है, जिसको खाना बनाने का, मतलब इस तरह से उनको आत्मनिर्भर बना के उनको रोजगार दिया जाता है, उनके लिए रोजगार का भी व्यवस्था किया जाता है। बिल्कुल। हम जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर अपने देश की बात करें तो बहुत सारे एनजीओज हैं जो इन सारे कार्यों को कर रही है, लेकिन कई बार फिर भी हम ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच पाते हैं। इन एनजीओ की और क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिससे कि वो हर एक की मदद के लिए तैयार हो, क्योंकि जब हम एनजीओज खोलते हैं तो हमारा मेन मकसद होता है कि हम उन ज़रूरतमंदों की मदद करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो उस कार्य को नहीं कर पाते। तो एनजीओ की और क्या जिम्मेदारियां होती हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात स्मिता जी, एनजीओ की बहुत जिम्मेदारी होती है। जब हम एनजीओ बनाते हैं इसका मतलब ये है कि हमको समाज की सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है जी। और आजकल कुछ समय से ऐसा हो गया है कि लोग एनजीओ बना के पैसा कमाने का एक जरिया बना लेते हैं कि सरकार से फंड ले लें, और जो मेरा मोटिव है एनजीओ का, जो मेन काम है कि किस काम के लिए हम एनजीओ बनाए, क्योंकि हर एक एनजीओ का अपना अपना एक काम फिक्स होता है कि इस तरह का हमको उसमें लिखना पड़ता है कि हम ये काम करेंगे अपने एनजीओ के माध्यम से। तो अगर उसके लिए हमको रजिस्टर्ड कराते हैं हम, और तब हमको वो सरकार परमिशन देती है कि आप ये एनजीओ बना के ये काम करो समाज में। लेकिन जब बहुत लोग अपना एनजीओ में सब लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, समाज का बहुत सारा काम लेते हैं, और लेकिन सही मायने में सरकार को दिखाते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, और सरकार से एक फंड लेना चाहते हैं और उस काम को सही से करते नहीं हैं, तो ये बहुत गलत है। जब हम समाज सेवा में उतरते हैं तो हमको दिल से करना चाहिए काम, और पैसा कमाना मोटिव नहीं होना चाहिए। पैसा ज़रूरत है, काम के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी के पीछे भागे, पैसे के पीछे भागें। बस इतना ज़रूरत हो कि हम सबकी मदद कर सके, इतना मेरे पास आए कि हम सबका केयर कर सके, जो जिसकी ज़रूरत हो उसको वहाँ पे उतना हम पहुँचा सके, इतना ज़रूरत है उसके लिए। तो अब इसमें है कि सबसे पहले मतलब अब तो गवर्नमेंट चेक भी करती है कि कौन सही से काम कर रहा है, कौन सही से नहीं काम कर रहा है। तो ये बीच बीच में हम लोग को अपना बना के भेजना भी पड़ता है, साल भर का ऑडिट करके भी देना पड़ता है कि हम लोग क्या क्या काम किए, क्या क्या काम नहीं किए। तो ये सरकार का ऊपर से अब बहुत गाइडेंस है, अब चेक भी करती है सरकार बहुत, तो अब बहुत लोग गलत नहीं कर पाते। अभी आपने देखा ही होगा कि कुछ समय पहले कितना बहुत सारे संस्था की तरफ से कुछ गलत हो गया, तो अब सरकार बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। लेकिन हम कहते बहुत सारी संस्था ऐसी है जो सरकार से पैसा नहीं लेती है, जैसे हम लोग अभी तक सरकार से एक पैसा भी नहीं लेते हैं, और हम लोग अपना पैसा इकट्ठा करके समाज की सेवा करते हैं। तो इसमें कभी कभी मुश्किल बहुत आती है, कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो लेकिन फिर भी है कि अच्छे लोग की कमी नहीं है, तो बहुत लोग मदद करने के लिए आ जाते हैं। और जब भी हम लोग कुछ इस तरह का अवेयरनेस कार्यक्रम करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम लोग बहुत जगह से थोड़ा हेल्प भी ले लेते हैं, जैसे डोनेशन के नाम पे, और तब वो लोग मदद करते, फिर हम लोग वो काम को अच्छे से पूरा करते। तो ये अपना एक नैतिक जिम्मेदारी है सभी संस्था की कि हम जिस काम के लिए अपनी संस्था को बनाए हैं उस काम को ईमानदारी से करें, धोखा ना दें। ये समाज को धोखा देना नहीं होता है, अपने आप को धोखा देना होता है, जो बहुत ही गलत है। फिर तो वो एनजीओ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। बिल्कुल। मधु जी, आप वकील हैं, तो बिल्कुल आपका एक समय ऑफिस टाइम जो होता होगा वो आपका इसमें जाता होगा, साथ ही साथ आप कई समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल आप लोगों से जुड़ती हैं, तो कई बार लोग आपसे मिलते हैं, तो आपका पूरा वक्त कहीं ना कहीं इन सारे कार्यों में निकल जाता है। इसके अलावे अगर बात करते हैं, जैसा कि आपके बारे में हमने जाना है कि आपकी साहित्य में भी रुचि है, कला में रुचि है, साथ ही साथ खेल में भी आपकी रुचि है, तो इन सब से जब वक्त निकालती हैं तो मधु श्रीवास्तव अपने खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? नहीं, एक समय था कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत थी, और मैं बिहार की पहली महिला थी जब मैंने 2 व्हीलर रैली में पार्टिसिपेट किया था, और पटना से मुजफ्फरपुर गई थी, अकेली महिला, जब बहुत सारे लड़कों का ग्रुप था, उसमें सड़क पे कोई लड़कियां साइकिल भी नहीं चलाती थी। तो इस ये तरह कब की बात है? ये 1992 की बात है, जब मैं पहली बार गई थी रैली में। उसके बाद मैंने बहुत से रेस रैली में पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब उम्र का तकाजा है कि अब मैं उसमें नहीं जा सकती हूँ। अब मैं उस क्लब से जुड़ गई हूँ, बिहार मोटर स्पोर्ट्स क्लब से, मैं उसकी मेंबर हूँ। इस तरह से अब मैं करवाती हूँ। तो और दूसरा मेरा शौक बागवानी का भी बहुत है,
चूँकि मुझे जीव जंतु से प्यार है तो बागवानी का भी बहुत शौक है। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा खाली समय में अपने पेड़ पौधे के लिए थोड़ा करती हूँ। और सबसे बड़ा शौक मेरा कुकिंग का भी है। तो चूँकि मेरी एक बेटी थी तो उसको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना, उसके दोस्तों को खिलाना, अपने फ्रेंड्स को खिलाना मेरा शौक था। तो वो मेरा शौक है। और बाकी टाइम में म्यूजिक सुनना तो बहुत रिलैक्स करता है। जब हम इतना टेंशन में रहेंगे, इतना सारा काम करेंगे, तो रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक सुनना ही है। तो ये मेरा बहुत बेहतरीन शौक है कि खाना बनाओ और लाउड म्यूजिक बजा के फिर अपनी सारी फ्रेंड्स को बुला के फिर बहुत सारी मस्ती करना अपना एक बिल्कुल वो आप रिलैक्स होने के अपने लिए हाँ करते हैं। बिल्कुल इस वक्त को कैसे मैनेज करना है और सारे काम को, सारे शौक को, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आप अपने दिन को जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और बिल्कुल जितने भी दर्शक हैं, हमारी जितनी महिलाएं दर्शक देख रही होंगी, वो बिल्कुल सीख रही होंगी कि कैसे टाइम मैनेज करके हम सारे कार्य को कर सकते हैं। चलते चलते मधु जी, अगर हम महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। बिल्कुल। और जिंदगी में उदास नहीं होना है, हम वो हमेशा खुश रहना है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है और कोरोना बहुत बड़ा लेसन दे के गया है, इसलिए हर पल को जियो और भरपूर जियो। और कभी दुखी नहीं होना है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, जो है उसी में आनंद उठाना है। और सबसे बड़ी बात, हर का आनंद का अलग अलग तरीका, लेकिन जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो वो भरपूर आनंद देता है। तो सबसे पहले अपने मन में करुणा प्यार जरूर रखो। और कोई भी काम समाज में बाहर निकल के नहीं, घर से भी हम सेवा कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों की देखभाल कर सकते हैं। किसी के भी जो छोटे हैं, जो ओल्ड एज हैं, जो जानवर है, अपने घर के ही आसपास वहीं से शुरुआत करें। कोई ज़रूरी नहीं है बाहर समाज में निकल के ही हम एनजीओ बना के ही काम करें, लेकिन मन में प्यार रखें, लोगों को प्यार करें, एक अच्छा इंसान बने और सबको जितना प्यार कर सके उतना ही भगवान भरपूर प्यार अपने को भी मिलता है। बिल्कुल, तो खूब बिल्कुल। प्यार बांटे, खूब खुश रहे बस। बिल्कुल मधु जी, आपने हमारे पास 24 घंटे का वक्त होता है और ये हर दिन हमें मिलता है। तो अगर हम सही तरीके से समय सारिणी बनाएं और टाइम मैनेज करें तो हम कई कार्यों को एक साथ कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं, खुद के लिए भी, बच्चों के लिए भी, समाज के लिए भी, अपने लिए भी। बिल्कुल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सारी बातें जानी और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपके सुझाव हमारे लिए बहुत खास है। जी हाँ, आप अपने पत्र के द्वारा हमें ज़रूर बताएं कि आप अपने हमारे कार्यक्रम में और क्या देखना चाहते हैं। और इसके लिए उठाइए कागज़ और कलम और नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।